Good morning, ninth class. Today, the date is 15th October and the worksheet number is 44. So, ये जो कहानी है जो आज की आपकी वर्कशीट में है ये आपकी बुक मोमेंट से ली गई है. ये कहानी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. एक छोटी सी फोक टेल है बेटा, कन्नड़ फोक टेल है. फोक टेल क्या होती है? जो लोकल कहानियाँ होती हैं. जैसे फोक डांस होता है, लोकल डांस जो होता है, ऐसी फोक टेल्स होती हैं जो लोकल कहानियाँ होती हैं. आपके घरों में, आपके आसपास दादियाँ भी आपको कहानी सुनाती रही होंगी, आपकी नानी आपको कहानी सुनाती होंगी. इसी तरह से ये कन्नड़ साइड की एक बहुत फेमस स्टोरी है. तो इस स्टोरी में होता क्या है कि एक बार एक गुरु और उसका चेला घूमते घूमते एक ऐसे देश में पहुंच जाते हैं, एक ऐसी सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ का राजा चाहता था कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा हो. तो क्या करता है, वो नई नई प्लानिंग्स लाता रहता है. बट वो समझदार नहीं था राजा जो था. एक बार वो स्कीम लाता है कि आज से अब सब दिन में सोया करेंगे और रात को काम किया करेंगे. और साथ साथ वो एक सिटी में मार्केट ऐसी बना देता है जहाँ सब कुछ बहुत सस्ता मिलता है, एक डुड्डू में मिलता है. भले ही वो घी हो, भले ही वो अनाज हो, भले ही वो चावल हो, कुछ भी हो, एक डुड्डू में. एक डुड्डू को आप 1 रुपये की तरह समझ लीजिए. तो अब गुरु और चेले कुछ दिन वहाँ रुकते हैं और सब कुछ बहुत सस्ता होता है तो बड़े मज़े करते हैं वहाँ पे. कुछ दिन बाद गुरु को लगता है कि बस यहाँ अब और रुकना उचित नहीं, खतरनाक हो सकता है. तो वो चेले को कहता है चलो यहाँ से चलते हैं. बट चेला इनकार कर देता है, कहता है मुझे तो यहाँ मज़ा आ रहा है, आपको जाना जाओ, मैं थोड़े दिन और यहीं रुकूंगा. गुरु उसको समझाता है कि ये मूर्खों का शहर है, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है, ठीक नहीं है, यहाँ से चलो. बट नहीं मानता चेला, उसको समझ में नहीं आती गुरु की बात. तो गुरु चला जाता है, उसको आशीर्वाद देता है और चला जाता है. अब कुछ दिन बाद क्या होता है कि वहाँ मार्केट में एक चोर आता है. चोरी करने के लिए एक साहूकार के घर में घुसता है. तो वहाँ दीवार गिर जाती है और उस दीवार से वो चोर मर जाता है. अब बात घूम फिर के दरबार में पहुँचती है राजा के सामने. तो राजा चोर को सजा देने के लिए चोर के घर वालों को बुलाता है कि ये ऐसा ऐसा हुआ है. तो चोर के घर वाले कहते हैं कि नहीं महाराज, इसमें तो उल्टा साहूकार का दोष है. उन्होंने इतनी गंदी दीवार बनाई थी जिसकी वजह से हमारा जो रिश्तेदार था, वो जो चोर था, वो मर गया. वो तो अपना पुश्तैनी काम कर रहा था, वो कुछ गलत नहीं कर रहा था, मेहनत करके अपनी रोटी कमा रहा था. बट इनकी गंदी दीवार की वजह से वो मर गया. अब आप सजा इस साहूकार को दीजिए. राजा को लगता है कि हाँ ठीक है, साहूकार को सजा मिलनी चाहिए. तो वो क्या करता है, साहूकार को बुलवा लेता है. अब साहूकार को जब लगता है कि अब उसे मौत की सजा होगी तो वो रोने लगता है. कहता महाराज, ये दीवार तो ना मेरे पिताजी ने बनवाई थी और जिस कारीगर ने बनाई थी ना, मैं उसे जानता हूँ. इसमें तो उस कारीगर की गलती है कि उसने गंदी दीवार बनाई, तो सजा उसे मिलनी चाहिए. राजा हुक्म देता है कि जाओ उस कारीगर को लेके आओ. कारीगर आता है. जब उसे सारी कहानी बताई जाती है तो अब कारीगर रोने लगता है कि महाराज, मैं मानता हूँ कि दीवार अच्छी नहीं बनी थी, बट इसमें दोष मेरा नहीं है, दोष उस नर्तकी का है जो वहाँ से बार बार गुजर रही थी, आ रही थी, जा रही थी, और उसकी पायल की आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हो रहा था, जिसकी वजह से ये दीवार गंदी बनी. राजा कहता है तो जाओ फिर उस नर्तकी को पकड़ के लेके आओ. सिपाही जाते हैं और उसको पकड़ लाते हैं. अब नर्तकी कहती है महाराज, मुझे याद है, पर वो जो दिन था जिस दिन की ये बात कर रहे हैं, उस दिन मैं बार बार इसलिए आ जा रही थी क्योंकि सुनार को मैंने कुछ जेवर बनाने के लिए दिए थे और वो बार बार मुझे कहता था अभी थोड़ी देर में आ जाओ, थोड़ी देर में आ जाओ, इसलिए मैं वहाँ से बार बार आ रही थी. तो इसमें कसूर तो उस सुनार का हुआ जो मुझे बार बार वहाँ बुला रहा था. तो आप सजा उस सुनार को दीजिए. राजा सिपाहियों को हुक्म देता है जाओ जाके उस सुनार को उठा लाओ. सुनार आके सारी कहानी सुनता है और डर के मारे रोने लगता है. कहता महाराज, मैं तो एक छोटा सा सुनार हूँ, गरीब सुनार हूँ, और मैं तो इनको बार बार इसलिए बुला रहा था कि मेरे को जो है एक साहूकार ने प्रेशराइज़ किया हुआ था कि पहले मेरा काम करके दो.
तो इसलिए मैं इनको टाले जा रहा था कि थोड़ी देर में करूँगा, थोड़ी देर में करूँगा। आपको तो पता ही है, जो बड़े साहूकार लोग होते हैं, सेठ लोग होते हैं, उनको अपना काम फटाफट चाहिए होता है। तो कहते हैं कि जाओ अब उस साहूकार को लेके आओ। अंत में होता है क्या, ये वही साहूकार के घर फिर से आ जाता है। अब उसी साहूकार को जिसकी दीवार गिरी थी उसको फिर से पकड़ के लाया जाता है। तो सारी कहानी घूमकर वापस वहीं पहुंच जाती है। फैसला हो नहीं पाता कि किसको सजा मिलनी चाहिए। तो अंत में वो क्या कहता है कि ये ऑर्डर जो दिया था वो तो मेरे पिताजी ने दिया था और वो तो मर गए हैं। परंतु राजा कहता है कि वो भले ही मर गए हैं, बट जब उनकी विरासत में आपको सारी धन दौलत उनकी आपको मिली है तो उनके कसूर भी आपके हुए, इसलिए सजा भी आपको मिलेगी और शाम को आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। इतना होने के बाद एक नई सूली बनाने का हुक्म देते हैं जिससे गर्दन काटी जाती है। आपने देखा होगा कुछ पिक्चर्स में, इंग्लिश मूवीज़ में आपने देखा होगा। तो उसको स्टेक कहते हैं। उसमें गर्दन रख देते हैं और ऊपर से फरसा गिरता है, गर्दन कट जाती है। और वो जब नई स्टेक बन के आती है तो देखते हैं कि उसमें तो जो ये जो साहूकार था इसकी गर्दन छोटी सी लगती है, वो स्टेक बड़ा था। तो राजा हुक्म देता है कि जाओ कोई ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ जिसकी गर्दन इसमें फिट बैठती हो। तो ढूंढते ढूंढते उन्हें कौन मिलता है, सोचो। उन्हें मिलता है वो डिसाइपल, वो गुरु का चेला। उसको पकड़ लाते हैं कि वो मोटा ताजा था तो कि इसकी गर्दन फिट आएगी। अब वो उसको याद आती है अपने गुरु की बात, चेले को, कि ऐसे शहर में नहीं रुकना चाहिए। वो बड़ा दुखी होता है। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मुझे गुरु के साथ की बात मान लेनी चाहिए थी और उनके साथ चला जाना चाहिए था। पर वो मन मन में गुरु को याद करता है कि गुरु जी मुझे बचाओ। अब गुरु अंतर्यामी थे, उनको पता चल जाता है कि चेला जो है मुसीबत में है। वो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और उसके चेले के कान में कुछ कहते हैं। उसके बाद वो दोनों दरबार में जब होते हैं तो दरबार में गुरु कहता है राजा को कि राजा जी देखो, पहले तो ये बताओ गुरु बड़ा या चेला। तो राजा कहता है गुरु। तो कहता है तो मुझे आप सूली पे चढ़ाओ, चेले को मेरे को बाद में चढ़ा देना। तो चेला कहता है नहीं, आप मुझे पहले यहाँ लेके आए थे, मुझे पहले चढ़ाओ। और इस तरह से वो दोनों झगड़ने लगते हैं। तो राजा पूछता है कि महाराज ये तो इसलिए मर रहा था क्योंकि इसकी गर्दन फिट आ रही थी, आप क्यों मरना चाहते हो। तो गुरु कहता है पहले आप वचन दो कि अगर मैं आपको बता दूंगा तो पहले मुझे ही आप सूली पे चढ़ाओगे। तो कहता है कि ठीक है, मैं वचन देता हूँ। तो राजा कहता है, गुरु कहता है कि राजा जी इस जो ये नया आपका ये सूली बन के आई है, इससे जो भी पहले मारा जाएगा वो अगले जन्म में इस राजपाट का राजा बनेगा और जो दूसरे नंबर पे मारा जाएगा वो मंत्री बनेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप मुझे मार दीजिए। अब ये बात सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि कल तक के लिए सज़ा टाल दी जाती है। अब रात को वो अपने मंत्रियों से बातचीत करता है, मंत्रणा करता है और कहता है कि मंत्री जी, हम इन लोगों को अगले जन्म में राजा और मंत्री क्यों बनाए, क्यों ना हम ही इस सूली पे मर जाते हैं ताकि अगले जन्म में भी हम ही राजा बने, हम ही मंत्री बने। और ये बात सोचकर वो अपने जो जल्लाद होता है उसे हुक्म देता है कि रात को जो भी पहले आए उसे पहले मार देना और जो बाद में आए उसे बाद में मार देना। चुपचाप जाते हैं और वो जो गुरु और चेले को तो आज़ाद कर देते हैं और चुपचाप वो राजा और मंत्री खुद पहुंच जाते हैं। किस चक्कर में, ताकि वो खुद सूली पे चढ़ सके और अगले जन्म में खुद राजा और मंत्री दोबारा बन सकें। बुद्धू लोगों को, उनको नालायकों को ये नहीं समझ में आता कि ये सब गुरु की चाल थी। अब रात के अंधेरे में जो जल्लाद होता है वो भी नहीं पहचान पाता, राजा को और मंत्री को मार देता है। सुबह जब लाश फेंकने जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो राजा और मंत्री मरे हुए हैं। पूरे शहर में खलबली मच जाती है। तो ढूंढते हैं कि किसे राजा बनाए, तभी उन्हें वो गुरु और चेला वहाँ से खिसकते हुए नजर आते हैं। तो वो उन्हीं को पकड़ लेते हैं कि आप लोगों को ये हमारा राजा और मंत्री बनना पड़ेगा। थोड़ी बार कहते ही मंत्री बनने के लिए चेला तो फटाफट राजी हो जाता है, लेकिन गुरु को थोड़ा सा उन्हें मनाना पड़ता है। और इस तरह से फिर वो
उस प्रदेश के राजा और मंत्री बन जाते हैं और वहाँ राज करते हैं। तो बेटा ये थी समरी आपकी स्टोरी की। अब क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट न्यू स्कीम डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस्ड इन हिज स्टेट? He ordered all the people to sleep by the day and work by night. He introduced a market where all the things were sold very cheap. The price of any object was 1 dudu. तो क्या किया था नए जो इडियट राजा था उसने क्या किया था? सबको हुक्म दिया था कि आप दिन में तो सोओगे, रात को काम करोगे, और एक मार्केट बनाई थी जहाँ पे सब कुछ बहुत सस्ता मिलता था। Why did the disciple decide to stay with while the guru decided it was not safe? तो बेटा क्यों डिसाइड किया था? क्योंकि गुरु को वो दूरदर्शी थे, उन्हें पता था कि ऐसी जगह पे रहना खतरनाक है, ये मूर्खों का प्रदेश है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। The disciple decided to stay because he was enjoying everything at such a low price, whereas the guru realized that it was not safe to stay in the city of fools for a long time and therefore decided to leave. How did the disciple realize his mistake? जो चेला था उसको अपनी गलती का एहसास कैसे होता है? तो बेटा उसे गलती का एहसास जब होता है जब उसको बिना बात के, बिना कसूर के लिए और फांसी के लिए चुन लिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मोटा था और उसकी गर्दन वहां पे फिट आ रही थी। Which clever trick did the guru play to save his disciple? The guru planned a trick and acted as whoever was to die at the stake first would become the king of the kingdom in the next birth, therefore fooling the king into his own execution and release of both guru and disciple. उन्होंने एक चाल चली और राजा को बेवकूफ़ बना दिया कि जो इससे मरेगा वो अगले जन्म में इस किंगडम का राजा बनेगा, और इस तरह से उन्होंने राजा को बेवकूफ़ बना के उन्हीं की एग्जीक्यूशन करा दिया, उन्हीं को मौत के घाट उतरवा दिया। ये आपके 4 क्वेश्चंस थे बेटा। उसके बाद इन्होंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए थे, वो भी मैंने आपके लिए मार्क कर दिए हैं। तो आई होप आपको ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप इस शीट को करके अपने टीचर्स को भेज देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।